एक एफआईआर के साथ अयाज मोतीवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं हांगकांग से। अयाज हिंदी स्पीकिंग ओरिजिन के हैं, यहाँ हमारे स्वदेश पे आना उनको बहुत अच्छा लगता है और उनकी इंडियन कंज्यूमर स्टॉक्स में बहुत रुचि है। और इस समय आप देख रहे हैं बाजार में कैसे कंज्यूमर स्टॉक्स खुशी के हमारे फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल प्रेशर एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि उनके बिहाइंड या पीक बन चुका है। आज ये सब बातों पे हम आपसे डिस्कशंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश पे आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इंडियन कंज्यूमर स्टॉक्स हैं मार्जिन प्रेशर में फंसे रहे इतने सारे क्वार्टर्स, क्या अब वर्स्ट ऑफ मार्जिन प्रेशर उनके पीछे वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो गए? जी नमस्कार अजय, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जैसे कि आपने बताया, ये मार्जिन प्रेशर का सिलसिला 2 से 4 क्वार्टर से चल रहा है और मार्केट आगे के परसेप्शन की होती है हमेशा। सो अर्निंग्स आउटलुक के बारे में हमेशा इन्वेस्टर सोचते हैं। तो जैसे ये कोई कंपनी, जैसे कल मैरिको ने आई थिंक वो डिस्क्लोज किया, प्री क्वार्टर वो करते हैं आजकल, तो उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन के बारे में बताया है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो आगे का सोचेंगे। तो ये जैसे रिपोर्टिंग सीजन अब आएगी 15 दिन में, उसमें जो पास्ट क्वार्टर गया हुआ है उसकी समझ आएगी इन्वेस्टर को, और उस बेसिस से करंट जो पाम ऑयल प्राइसेस या क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव्स जैसे पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, जो की इनपुट्स हैं FMCG कंपनीज के, उनके प्रोडक्ट्स को फैक्ट्रीज में बना के मूव करना कंज्यूमर के घरों में, उनके एक बेसिस हो जाएगा, जिस बेसिस से 2022-23 और उसके आगे की अर्निंग्स आउटलुक बनेगी। तो उसको मतलब मार्केट आगे की सेलिब्रेट कर रहा है। जरूर नंबर में दिखना 1 से 2 क्वार्टर और होगा, बट मार्केट आगे देखेगा। यार आगे देखने की बात करें तो मार्केट आज थोड़ा खुशी में इसलिए भी है क्योंकि ओवरनाइट क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत जोर से झटका खाए हैं और नीचे आ रहे हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया के मार्केट के लिए सबसे बड़ा इशू था। क्या ये इशू भी अब सॉल्व होता नजर आ रहा है? क्या हम क्रूड ऑयल प्राइस के संकट से हम निकल जाएंगे और बाजार आगे बढ़ेगा? देखिए, इसको मतलब 15 दिन 1 महीने की बेसिस से नहीं जज किया जा सकता। तो इंडिया एनर्जी शॉर्ट है फंडामेंटली। 70-80% अपना इंपोर्ट बिल जो है वो क्रूड और डेरिवेटिव उनके रिलेटेड ही है। तो उस बेसिस से ये चैलेंजेस आ जाती हैं, करेंसी का है और हायर इंटरेस्ट रेट रहती है इंडिया की। तो क्रूड ऑयल का नीचे आना शॉर्ट टर्म में, उसकी दूसरी भी रीडिंग है, वो जो बातें अभी नेक्स्ट इन्फ्लेशन के बियॉन्ड की हो रही है, वो है रिसेशन की या वेरी लो ग्रोथ की ग्लोबली। तो उसमें डिमांड सिचुएशन और क्रूड ऑयल बीइंग द की इंजन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये परसेप्शन बिल्ड होता है और उस बेसिस से ये क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आया है। तो इस लेवल से अगर ये सेटल भी हो जाता है या और थोड़ा नीचे सेटल होता है, तो ये इंडीड भारत के लिए और भारत की बिजनेसेस के लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन है नियर टर्म में। लॉन्गर टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी की हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, वेदर इट इज रिन्यूएबल एनर्जी पे जो पुश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और उनका जो वो मिशन है रिन्यूएबल एनर्जी का करना in the form of wind and solar in particular। तो ये चीजें बेनिफिट देंगी नेक्स्ट 5 और 10 बरस के बेसिस पे। इंटरिम में अगर ये हो जाता है तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव ही है। यस, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं ET Now स्वदेश को। यस, कल जब क्रूड फॉल हो रहा था ना, तो मार्केट में कमेंट्री ये आ रही थी कि रिसेशन आ सकता है यूएस के अंदर। तो मैं आपसे सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ कि अगर यूएस के अंदर कोई भी दिक्कत बढ़ती है इन द टर्म्स ऑफ रिसेशन कभी आ जाता है, तो भारत उससे कितना कपल है और कितना डीकपल्ड है? और अगर ऐसा होता है, इन एनी केस अगर ऐसा होता है, तो इंडिया के अंदर क्या हो सकता है? जी, ये बहुत ही फिनोमिनल क्वेश्चन है आपका।
एक्चुअली, और इसके मल्टी लेयर आंसर्स हैं, बट हाई लेवल पे पहला इजियर आंसर ये होगा दैट एज इंडिया हम लोग हैं, कंट्री का रेजिलियंस काफी ज्यादा है और ग्रोथ फेज में ये कंट्री अभी भी है, कॉन्ट्रास्टिंग विथ एजिंग यूरोप या वेरी एजेड जापान उसके सामने, लेट्स से द लार्ज इकोनॉमीज जिससे हम लोग compete कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है दैट एट द मार्जिन अगर ये एनर्जी कॉस्ट घट जाता है तो एक्चुअली भारत देश की ग्रोथ स्टेडी टू 1-2 पॉइंट से बढ़ जाएगी एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ से। लेकिन स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के कोरिलेशन से नहीं चलते हैं, बाकी और भी फाइनर पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इकोनॉमिक आउटलुक दूसरे देशों की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आईटी आउटसोर्सिंग है, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल कंपनियां हैं, ये सब लोग ग्लोबल ट्रेड पे काफी डिपेंडेंट है। तो अगर उस देशों में ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और डिक्लाइन हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, विच इज काइंड ऑफ द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ रिसेशन, तो उस इंटरिम पीरियड में डेफिनेटली डीकपल नहीं होंगे। ये लीमन के टाइम पे भी भारत के बारे में कहा गया था, लेकिन रेजिलियंस भारत देश का ज्यादा है, एबिलिटी टू बाउंस बैक ज्यादा है। तो ये मोमेंटरी फेज हो सकता है, 6-9 महीने का सिचुएशन जिसमें आपको मौका मिल रहा है, हमारे जैसे बॉटम अप इन्वेस्टर्स का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैक्रो की प्रैक्टिस तो एक लेवल पर है, उस पर हम एक कोई विशेष टिप्पणी दे सकते हैं, बट मैक्रो सब्जेक्ट एक अलग ही शैली का है जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है बॉटम अप इन्वेस्टिंग का, और ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट प्रेजेंट करती है, जैसे अभी चल रहा है, लिक्विडिटी क्रंच हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स का जो बात बैकग्राउंड में चला था 6-9 महीने, अभी ये इन्फ्लेशन की बात आई है और अभी ये रिसेशन की बात आ रही है। तो मैक्रो सब्जेक्ट्स आते रहेंगे, इसमें मौका बिल्ड होता रहेगा, और आपको ये देखना है वेदर, जैसे आपने कंज्यूमर कंपनी के बारे में बात की या कोई फार्मा कंपनी, कोई केमिकल कंपनी, ये मार्केट अगर उसको बहुत ज्यादा पनिश कर देता है फॉर जेन्युइनली रेलेवेंट नियर टर्म चैलेंजेस, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और उसी अपॉर्चुनिटी की खोज में हम लोग लगे हुए हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। मॉर्निंग गयास, प्रियंका हियर। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी की खोज में है, यूएस इंडेक्स की इस मूवमेंट को जो सडन स्पाइक है, और इनफैक्ट यूएस डॉलर इंडेक्स तो 104 के ऊपर काफी समय से ही है, इस सडन स्पाइक को किस तरह से, कितना बड़ा रिस्क इमर्जिंग मार्केट्स को देखना चाहिए? क्योंकि एफआईज का ऑफकोर्स फ्लो तो वैसे ही इंडिया में अभी फिलहाल सेलिंग ही है इमर्जिंग मार्केट्स में, लेकिन जाहिर तौर पर एफआईज की जो एंट्री है, जो बाइंग है, वो और घटती है जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है। कितना बड़ा रिस्क हो जाता है? जी, ये प्रियंका, जो आपने ये क्वेश्चन रेज किया है, इसको आपने बहुत अच्छी रीत से प्रेजेंट किया है, बट द टिपिकल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जो हम भी पूछ रहे हैं, ऑन एफआईआई सेलिंग एसेंशियली, लेट्स से, और ये उसका बेसिस है डीएक्सवाई और डॉलर इंडेक्स या जो भी है। इसमें मेरा ये मानना है दैट अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया में लगा हुआ है। इंडिया डेडिकेटेड फंड्स हैं, कोई इंडिया एलोकेशन फंड्स हैं, और बाकी ग्लोबल ईटीएफ्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको अपने देशों में रिडेम्पशन या इनको री एसेट एलोकेशन की जो कॉल्स आती हैं, उस बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं ऑन मूवमेंट ऑफ मनी। लेकिन अगर फिर से बॉटम अप की बात करें और प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, तो ग्लोबली लार्ज देशों में बड़ी इकोनॉमी में इंडिया और चाइना का नाम डेफिनेटली आता है, और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल आगे का, और करंट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन में भी जैसे इंडिया प्लेस्ड है बिटवीन यूएस, रशिया, और ये जो सिचुएशन चल रहा है, उसको मानते हुए आई थिंक ये इन्वेस्टर्स जो जा रहे हैं, जो पैसा विड्रॉ भी कर रहे हैं, और इसमें करेंसी का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए डॉलर अप्रिसिएशन होता है, ये सारी इमर्जिंग मार्केट्स में। ये होपफुली ये हम लोग देखेंगे ऑन अ मोर मीडियम टर्म पीरियड, 18 महीने 36 महीने के बाद ये रिवर्स हो सकता है, और ये अगर ग्रोथ बिलाई होती है तो ऑफकोर्स वो ट्रेंड नहीं कैच करेगा। लेकिन अगर
इंडिया, इंडोनेशिया और ये आसियान कंट्रीज, चाइना, ये सब ग्रोथ दिखाते हैं, वेरएज यूरोप और अमेरिका में ग्रोथ रिलेटिवली वीक रहती है। तो ये सारे इन्वेस्टर ग्रोथ सर्चिंग इन्वेस्टर्स फिर आएंगे और हम लोग ये ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे। ठीक है, तो ये आप अजय के साथ कन्वर्सेशन भी देख पा रहे थे अयाज की, और वो आपको सारे ऐसे मुद्दों पर बता रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक मैक्रोस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, क्योंकि इन्हीं में ही चेंज हो रहा है। बाजार तो रेंज में है लेकिन चेंज इन्हीं में ही हो रहा है।